हेलो एवरीवन, आज हम लोग एलसी सर्किट पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मेथड 1 मेथड 2। तो पूरा वीडियो देखना बढ़िया से और आपको बहुत इंसाइट मिलने वाला है इस क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस में आते रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है बेटा। हमारे सर्किट में दिख रहा है आपको कि जो एलिमेंट दे रखे हैं कैपेसिटर और इंडक्टर हैं। कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, सी जो हमें दे रखा है और एल दे रखा, हमें इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनते हैं कि जो सर्किट आपको सामने दिख रहा है, दिस सर्किट वॉज इन दिस स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब बैटरी को कनेक्ट करे हुए काफ़ी टाइम हो गया दोनों कैपेसिटर से, और अभी इंडक्टर सर्किट का हिस्सा है नहीं क्योंकि ये स्विच आपका ओपन था। कहता है कि नाउ स्विच इज क्लोज्ड, देन वी हैव टू फिगर आउट द मैक्सिमम करंट इन दिस इंडक्टर ब्रांच कितना होगा। तो चलो पहले मेथड नंबर 1 हम लोग बात करते हैं। मेथड नंबर 1 में हम लोग एनर्जी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अच्छा, एनर्जी एनालिसिस की बात क्यों करी जाती है उस पर हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है कहीं पे, और रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स ये नेगलेक्ट करके चलना है हमें। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो जो हीट के फॉर्म में लॉसेस वगैरह होते हैं वो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो टोटल एनर्जी है या किसी ने वर्क करा, जैसे मान लो बैटरी ने वर्क करा है, वो जो बैटरी का वर्क है वो क्या करेगा, इनमें एनर्जी के एनर्जी स्टोर के फॉर्म में आपको रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। ठीक है ना, जो भी वर्क डन बाई बैटरी होगा। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग जो है पहला मेथड को करने का प्रयास करेंगे। ध्यान सुनना आप कि हमने कहा कि जब इंडक्टर ब्रांच में करंट मैक्सिमम है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ईएमएफ है, सॉरी, कि जो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर होता है एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड है ना, एल डी आई बाई डी टी। अब मान लो कि जिस ब्रांच में इंडक्टर लगाया, अगर उसमें करंट को मैक्सिमम करना है तो करंट मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए, कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि ईएल जो होगा वो जीरो हो जाएगा मैक्सिमा वाली केस में। जैसे ही ईएल जीरो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मैं उसको एक प्लेन वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ऑल्दो यहाँ पे लगा हुआ इंडक्टर, बट मैं उसको एक तरीके से आप कह सकते हो ना, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो गया। अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो ये जो कैपेसिटर है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो गया तो इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा, जीरो, क्योंकि Q इक्वल टू सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे कोई चार्ज इस केस में भी नहीं है। तो जो भी हमने पोटेंशियल यहाँ पे लगा रखा था बैटरी वाला, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल इस कैपेसिटर को मिल जाएगा, इस सी को, ये इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो। तो C1 वाले को पूरा का पूरा E मिल गया, सही है ना। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ होगा, उससे पहले अगर मैं t इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन देखूँ, एक बार डायग्राम यहाँ बना देता हूँ छोटा सा मैं। अगर मैं t बराबर जीरो पे आपसे बातें करूँ कि t बराबर जीरो पे क्या हुआ था, तो इंडक्टर तो है नहीं अभी कनेक्टेड, तो जो ये बैटरी का ईएमएफ था, कैपेसिटेंस इक्वल होने की वजह से इसको भी कितना मिल जाएगा, E/2 मिल जाएगा, और इसको भी कितना मिल जाएगा, E/2 मिल जाएगा। बोलो, अभी जो सर्किट में जो चार्ज गया होगा वो कितना गया होगा बैटरी से होके, तो आप कहोगे बहुत आसान है सर, जो चार्ज गया होगा शुरुआत में Q इनिशियल बैटरी से, वो गया होगा C इक्विवेलेंट, जो कि C/2 आएगा इंटू E हो जाएगा। बोलो, अच्छा, अभी जो यहाँ पे चार्ज गया है Q फाइनल बैटरी से होके, वो कितना हो जाएगा सर, वो तो इकलौता इसको ही मिला है सिर्फ C1 को, क्योंकि C2 में कोई चार्ज गया ही नहीं है। तो पूरा जो चार्ज है वो पूरा का पूरा वो C1 को मिल गया। तो यहाँ पे जो आप चार्ज लिखोगे क्या लिखोगे, C इंटू E। बोलो, तो ये हो गया। हमने कहा ओके सर, इससे हम करना क्या चाह रहे हैं, अब ध्यान सुनना कि मुझे ये लगाना ये है कि जो भी बैटरी ने वर्क करा है वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू। बेसिकली ये जो लिखा है, दिस इज वेट वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर दिस चैप्टर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप वेट को ऐसे जो है लिख सकते हो। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालोगे कि इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक बैटरी से कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करके चला गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ चार्ज कितना गया था, CE/2 गया था। यहाँ कितना चार्ज गया, CE गया। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना चला गया, CE माइनस CE/2। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, EMF इंटू एक्स्ट्रा चार्ज उससे फ्लो करके चला गया। तो ये हो गया E इंटू एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा है बाद वाली एनर्जी, है ना, कि बाद में क्या एनर्जी देखना। बाद वाली जो एनर्जी है उसमें क्या हुआ कि ये जो है इसमें हाफ CV² लग जाएगा। तो V की वैल्यू E है, हाफ CE², इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे इंडक्टर तो था ही,
है ना। तो इंडक्टर में अगर करंट आई है, भले वो मैक्सिमम है, अगर करंट आई है तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ LI² होता है बेटा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये क्या लिखा मैंने, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। तो वो दोनों को ही मिल गया था, तो आप आराम से लिख सकते हो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू E² या फिर हाफ C1 E1² प्लस हाफ C2 E2² करोगे तो यही मिलेगा आपको, सही है ना। मैंने इसको इधर भेजा, सॉल्व करा सारी चीज़ों को। अब तो ये बहुत आसान है खैर बेटा, है ना। आपको दिख रहा है कि ये हमारा हो गया C²/2, ये C²/4 है, इनका रिजल्टेंट C²/4 आएगा, ये हाफ LI² ऐसे ही रह गया, इधर C²/2 है, इधर जाएगा तो C²/4 बचेगा। तो आई मैक्स हमारे पास आया जो है EMF टाइम्स √C/2L आ गया। वैल्यूज पुट करा, मेरे पास आंसर आ गया 7 एम्पियर। तो ये हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 भी जल्दी से आ जाओ। अब हमने बनाया किसी जनरल टाइम T पर, ये जब ये स्विच को ऑन करे हुए T टाइम हो गया था, तब हमने उसका एक सर्किट का डायग्राम बनाया। हमने कहा लेट्स सपोज यहाँ से जाने वाली करंट आई है, वो करंट दो जगह बढ़ रही है। इंडक्टर में जाने वाली करंट I1 है, तो इसमें जो करंट जाएगा KCL से वो आएगा I-I1, और उसी के साथ साथ यहाँ पे चार्जेस +Q ले लिए इस वाले पे, और इस वाले पे Q' ले लिया, है ना। यहाँ पे Q-Q और यहाँ पे हमने ले लिया Q'-Q', सही है ना। तो ये पूरे सर्किट में जो वेरिएबल्स है उनको इंडिकेट कर दिया। फिर मैंने इस वाले में ब्रांच, इस वाले लूप में KVL लगाया, इस वाले लूप में KVL लगाया। पहले वाले में लगाओगे तो E-Q/C Q'/C = 0, पहला वाला हो गया। यहाँ से आपने सॉल्व किया, Q' + Q = CE आ गया। दूसरे वाले में लगाया तो यहाँ से अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो यहाँ Q'/C आएगा, बाद वाला साइन, और यहाँ पे प्लस माइनस तो -LdI/dt = 0, और I करंट I1 था तो यहाँ पे LdI1/dt लिखा मैंने, सही है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करा मैंने। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, देखना। Q' को जब डिफरेंशिएट करो तो Q' ये वाली ब्रांच में जो करंट था, Q' का डिफरेंशिएशन इस वाली ब्रांच में करंट दे देगा, तो dQ' प्लस dQ'/dt प्लस dQ/dt = 0 है। तो ये वाली चीज़ इस वाली ब्रांच में करंट हो गया, और ये वाली जो चीज़ है वो बैटरी से ही होने वाली जो करंट, जाने वाली करंट, उसके बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया I1 = 2I, I1 = 2I जो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। हमने कहा ओके। मैंने इसको वापस से डिफरेंशिएट करा, इस वाले को जो यहाँ से KVL लगा के मिला था, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो यहाँ 1/C बाहर आ गया। यहाँ आएगा dQ'/dt, dQ'/dt मतलब इस वाले ब्रांच में करंट, तो ये लिख दिया मैंने। फिर इंटू L, dI1/dt का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d2I1/dt² = 0। यहाँ से मैंने जो है I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, I1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे चिपका दिया। तो यहाँ पे I1/2 माइनस I1 करोगे तो -I1/2 हो जाएगा, और C चल रहा था इसके साथ, -L d2I/dt², ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो कि SHM से मिलता जुलता है, SHM के डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर आपको याद हो तो ये बटा होता है -ω²x, बोलो। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, इसका सोल्यूशन होता है x = a sin ωt + phi। तो वैसे ही यहाँ पे x के प्लेस पे कौन आ गया, I1 आ गया, तो मैंने उसका जो है जनरल सोल्यूशन लिख दिया, I1 = I0 sin ωt + phi, वेयर I0 इज द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I1, ठीक है जी। अब फाई कैसे निकालोगे, तो फाई के लिए हमने इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि शुरुआत में अगर आप ध्यान दो तो ये जो सर्किट था ये इसमें कोई करंट नहीं गया था। T = 0 पे अगर आपने स्विच करा तो भी T = 0+ पे, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, इंडक्टर में करंट अभी भी कितना रहेगा, 0। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंडक्टर एक तरीके का इनर्शियल प्रॉपर्टी शो करता है ना, फ्लक्स को तुरंत चेंज नहीं होने देता है। फ्लक्स बराबर LI होता है, L में चेंज हो नहीं रहा है, तो फ्लक्स अगर चेंज नहीं करना है तो आप चाहोगे करंट में भी तुरंत चेंज ना हो, इसीलिए T = 0- मतलब बिफोर क्लोजिंग द स्विच अगर करंट 0 था तो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच भी करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि T = 0 पे I1 0 था, तो ये जो फाई हमने लिखा है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे I0 चाहिए, तो मुझे एक और कंडीशन चाहिए होगा, बाउंड्री कंडीशन I0 निकालने के लिए। तो हमने कहा कि सर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इस वाले टू, तो हमने डिफरेंशिएट किया, कितना आया वो, dI1/dt = I0 cos ωt। लेकिन सर ये किया क्यों, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं वैसे आपको, देखना। जब ये यहाँ पे जब आपने जस्ट इसको क्लोज करा होगा तो करंट तो अभी कुछ आया नहीं इसमें, है ना। उस दौरान आप ये कहोगे कि सर ये दोनों तो पैरेलल में हो जाएंगे, जैसे आपने कनेक्ट करा है, जैसे आपने स्विच ऑन करा है, ये दोनों पैरेलल में हो गए सर, तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास कितना था,
ये इक्वल कैपेसिटर थे तो E/2 इसको मिला, E/2 इसको मिला। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप t बराबर 0 प्लस पे और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, E/2 हो जाएगा। हमने वो चीज़ लिखा है ना। देखो t बराबर 0 पे इंडक्टर के क्रॉस EMF कितना आया, E/2 आ गया। और वो कितना होता है, EMF आज ही बताया थोड़ी देर पहले अभी कि EL जो होता है वो LdI/dt होता है। I की वैल्यू I1 थी, है ना। तो यहाँ से di1/dt एट t इजकल टू 0 हमें कितना मिल गया, E/2L मिल गया। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया है di1/dt को, इसमें t इजकल टू 0 रख दो तो जो वैल्यू आएगी वो कितना आना चाहिए, E/2L आना चाहिए। मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे cos 0 बन जाएगा, cos 0 1, तो I0 ओमेगा, I0 आ गया। ओमेगा अगर आप कंपेयर करोगे तो ये पूरी चीज़ ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा आएगा √1/2LC। सही है ना। उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया है वो यही आया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं है, √C/2LE है, जो कि हमारा पुराना वाला जो रिजल्ट था उससे एकदम मैच कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा देखो आप, C/2L। ठीक है ना। तो ये दो मेथड हो गए। ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा ये लेंदी है और इसमें बहुत ही बेसिक से हम लोग गए हैं और एकदम चीज़ों का ना फील लेके काम कर रहे हैं। अगर आप इसे पूरा लिखो खुद से ना तो ही फील आएगी। अभी तो मैंने लिख रखा है, सारी बातें जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको भले उतना फील ना है, बट अगर वीडियो पॉज करके आप ये सारे स्टेप्स खुद लिखोगे, एक बार समझने के बाद आप खुद से सॉल्व करोगे इसको, तो आपको इसकी फील आएगी। तो कल को कोई भी जनरल क्वेश्चन आएगा तो मैं इस मेथड पे हमेशा रिलाई कर सकता हूँ। लेकिन ये जब मेथड आप ये लगाने जा रहे हो ये वाला, तो ये इसमें ध्यान रखना कि ये कब लग रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप लगा सकते हो बेशक, है ना, जहाँ पे ये इक्वेशन इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान है। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।